नमस्कार। कभी सोचा है एक चुनाव में लगभग 1 लाख वोटों से हारने का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश की एतमादपुर सीट पर 2022 में ठीक यही हुआ। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम एक हार का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या डेटा और जमीनी रणनीति के दम पर इतनी बड़ी हार को जीत में बदलना मुमकिन है। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को समझने की कोशिश है जो ऐसे नतीजे पैदा करता है। तो हमारी आज की ये चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम जमीन को समझने से शुरुआत करेंगे, हार के असल कारणों की तह तक जाएंगे और फिर एक ठोस 90 दिन की वापसी की योजना का खाका देखेंगे, जिसका आखिरी लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोगों के लिए बेहतर शासन देना है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले मैदान को समझना बेहद जरूरी होता है। तो ये एतमादपुर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि यहाँ की अपनी एक अलग सामाजिक और राजनीतिक पहचान है। और यहाँ की जमीन की नब्ज को समझे बिना कोई भी रणनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। आगरा जिले में बसा एतमादपुर एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक छोटा सा आईना है। यहाँ की मिट्टी में कई समुदायों की उम्मीदें और उनकी ख्वाहिशें मिली हुई हैं, और यही मिश्रण इसे एक बेहद अहम और सच कहूं तो एक जटिल चुनावी रणक्षेत्र बनाता है। यहाँ जो होता है उसका असर अक्सर आसपास की कई सीटों पर भी पड़ता है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म भी। लगभग 4.5 लाख मतदाता। इस सीट की राजनीति का जो आधार है वो पारंपरिक रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय रहे हैं। इसमें भी 20% से ज्यादा जाटों मतदाता एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब इसमें आप यादव, दूसरी पिछड़ी जातियां, सवर्ण और करीब 15% मुस्लिम आबादी को भी जोड़ दीजिए, तो आपको एक ऐसा सामाजिक समीकरण मिलता है जिसे साधना किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर समूह की अपनी परेशानियां हैं, अपनी उम्मीदें हैं, और एक कामयाब रणनीति वही है जो इन सभी को समझकर चले। अच्छा, अब बात करते हैं 2022 के उस जनादेश की जिसने सारे समीकरण ही बदल दिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक सियासी भूचाल की कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि जमीन पर हवा का रुख असल में किस तरफ था। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसे लगभग 49% वोट मिले, यानी करीब करीब 1.5 लाख वोट, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो सिर्फ 16% पर सिमट कर रह गई। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी खाई थी। एक ऐसी खाई जिसे पाटने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक पूरी तरह से नई सोच और रणनीति की जरूरत है। और एक खाई कितनी गहरी थी, इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 97,961। ये कोई मामूली जीत का अंतर नहीं है। चुनावी भाषा में इसे लैंडस्लाइड कहते हैं। एक ऐसी जीत जो विपक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कहां। यह संख्या असल में एक चेतावनी है कि मतदाताओं से संपर्क शायद कहीं टूट गया है। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? इस चार्ट में जवाब छिपा है। देखिए, भाजपा अपने 49% पर मजबूती से खड़ी है, लेकिन बाकी वोट कहां गया? समाजवादी पार्टी को 16% मिले, पर एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 33% बहुजन समाज पार्टी के खाते में चला गया। मतलब साफ है, विपक्ष का वोट 2 हिस्सों में बुरी तरह बढ़ गया और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। यह दिखाता है कि शायद सत्ता के खिलाफ कुछ गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से को एकजुट करने वाला कोई एक मजबूत विकल्प लोगों को नहीं दिखा। लेकिन क्या ये हार सिर्फ एक चुनाव की कहानी है या इसके पीछे सालों से चला आ रहा कोई पैटर्न है? जवाब के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर नतीजे के पीछे एक लंबा सफर छुपा होता है। ये ग्राफ समाजवादी पार्टी की पूरी कहानी कहता है। 1993 में 40% वोटों के साथ एक शानदार जीत, वो पार्टी का सुनहरा दौर था। लेकिन फिर धीरे धीरे जमीन खिसकने लगी। 2012 में वापसी की कोशिश जरूर हुई, पर 2017 के बाद भाजपा की लहर ने सब कुछ बदल दिया और आज पार्टी 16% पर खड़ी है। तो ये एक रात में हुई हार नहीं है, ये धीरे धीरे हुई जमीन की कटाई है। ये दिखाता है कि पार्टी का अपने मूल मतदाताओं से और जमीनी संगठन से संपर्क लगातार कमजोर होता गया है। और यहीं पर हमें ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी संवाद बनाए रखना है। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करते हुए उनकी बात सुनना और अपनी बात जिम्मेदारी से कहना, यही हमारे संविधान का मूल भाव है। तो समस्या का विश्लेषण हो गया, अब बात करते हैं समाधान की।
इतनी बड़ी हार से वापसी आखिर हो तो कैसे हो? इसका जवाब एक 4 आयामी रणनीति में छिपा है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि पार्टी को जमीनी स्तर से फिर से खड़ा करने का एक मुकम्मल खाका है। पहला स्तंभ है चुनावी समीकरण को साधना। इसका मतलब है अपने पारंपरिक जाटव और मुस्लिम वोट को पूरी तरह से एकजुट करना, जिनकी नाराजगी शायद वोट बंटवारे का एक बड़ा कारण थी। फिर यादवों से आगे बढ़कर दूसरे ओबीसी समुदायों के बीच अपनी पैठ बनाना, जो शायद ये महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है। और सबसे जरूरी, हर बूथ के लिए डेटा के आधार पर एक अलग रणनीति तैयार करना, यहां तक कि भाजपा के गढ़ में भी बेरोजगारी और महंगाई जैसे स्थानीय मुद्दों के जरिए सेंध लगाने की कोशिश करना। दूसरा स्तंभ है संगठन, जो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर जमीन पर उसे लागू करने वाले कार्यकर्ता नहीं है तो वो सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। इसका मतलब है हर बूथ पर पार्टी की मशीनरी को फिर से चालू करना, उन पुराने कार्यकर्ताओं को ढूंढना जो अब सक्रिय नहीं है, उन्हें नई तकनीक और घर घर जाकर अपनी बात रखने का प्रशिक्षण देना, और आज के जमाने के हिसाब से सोशल मीडिया चलाने वाले टेक सेवी युवाओं को पार्टी से जोड़ना। तीसरा स्तंभ है एक नई कहानी गढ़ना, एक नया नैरेटिव, और वो नारा है लोक इंसाफ और विकास। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों को ये भरोसा दिलाने का एक वादा है कि राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि समाज के हर तबके को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, न्याय और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये एक सकारात्मक और सबको साथ लेकर चलने वाला संदेश है। और चौथा स्तंभ स्मार्ट तरीके से काम करना, मतलब बड़ी और खर्चीली रैलियों की जगह छोटी लेकिन असरदार नुक्कड़ सभाएं और घर के आंगन में बैठकें करना। पोस्टर बैनर से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम रील्स पर फोकस करना। ये कम खर्च में ज्यादा असर पैदा करने की रणनीति है, जो पैसे की ताकत पर नहीं बल्कि स्वयं सेवकों की ताकत और नए तकनीक पर आधारित है। चलिए, रणनीति तो तैयार है, लेकिन इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? इसके लिए चाहिए एक एक्शन प्लान, वो भी एक डेडलाइन के साथ, और वो डेडलाइन है 90 दिन की। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई छोटी मोटी स्प्रिंट नहीं, और इसमें हर एक दिन कीमती है। ये एक उल्टी गिनती की तरह है, जहां हर कदम दूसरे से जुड़ा हुआ है। 90 दिन पहले बूथ को मजबूत करने और अभियान शुरू करने से इसकी शुरुआत होगी। 75वें दिन उन बस्तियों में घर घर दस्तक दी जाएगी जहां सबसे ज्यादा समर्थक रहते हैं। 60वें दिन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और नुक्कड़ सभाएं शुरू होंगी, और फिर आखिरी महीने में रैलियों और सोशल मीडिया पर एक जोरदार अभियान चलाया जाएगा, जो चुनाव के दिन वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश पर खत्म होगा। हर कदम सोच समझकर एक तय योजना के साथ। लेकिन सवाल यह है कि यह सारी मेहनत क्यों? क्या चुनाव जीतना ही आखिरी मंजिल है? नहीं, असली मकसद है शासन करना, और अच्छा शासन हमेशा जनता की आवाज सुनने से ही शुरू होता है। अगर कोई लोगों की समस्याओं को ही नहीं समझता तो वो उनके लिए काम कैसे कर सकता है? तो एतमादपुर के लोग असल में चाहते क्या हैं? ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण की आत्मा है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है? बेरोजगारी, महंगाई और खेती का संकट। ये हैं वो असली मुद्दे जो लोगों की जिंदगी पर हर रोज असर डालते हैं। ये कोई राजनीतिक नारे नहीं हैं, ये लोगों के घरों की सच्चाई है। कोई भी राजनीतिक रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो इन सवालों का ठोस जवाब ना दे। और जब लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं तो राजनीति में एक मौका पैदा होता है। इसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर। इसका मतलब यह है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की आलोचना करने से वोट नहीं मिलते। विपक्ष को यह साबित करना पड़ता है कि उनके पास जनता की इन समस्याओं का एक बेहतर और विश्वसनीय समाधान है। यह अवसर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। नागरिकों की शिकायतों का डेटा उनकी निजी जानकारी है। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत इस जानकारी का उपयोग उनकी सहमति से केवल उनकी भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। और यहीं पर हम अपनी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। डेटा, रणनीति, संगठन, ये सब केवल साधन है, केवल रास्ते हैं। असली मकसद आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। चुनावी सफलता का असली मतलब लोगों की समस्याओं को हल करना है। जब कोई नेता या पार्टी लोगों की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करती है तो ये एक पवित्र विश्वास है। उस डेटा का उपयोग केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल करने की एक ईमानदार योजना बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तो आखिरी सवाल यही है
क्या डेटा, जमीनी मेहनत और जनता के असली मुद्दों पर आधारित ये रणनीति वाकई लगभग 1 लाख वोटों की हार को जीत में बदल सकती है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन ये खाका सिर्फ एतमादपुर के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीति में किसी भी वापसी की कहानी का एक शक्तिशाली मॉडल जरूर पेश करता है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।